वेलकम टू समाधान टीचिंग इंस्टीट्यूट। आपको सभी मैथ का थोड़ा थोड़ा कुछ नॉलेज हम देने जाने रहे हैं। जब आप थोड़ा थोड़ा सबका नॉलेज मिल जाएगा तो आगे जो मैथ सवाल आएगा तो आपको पढ़ने में ज़्यादा आसानी होगी और समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो हम सभी चैप्टर का थोड़ा थोड़ा सा हम कुछ नॉलेज देंगे, उसको नोट कर लीजिएगा, उसको देखिएगा, बार बार देखिएगा। लगभग सारे चैप्टर को हम टच करेंगे, कुछ रह जाएंगे तो वो आपको क्लास में आपको बताया जाएगा। तो जैसे एक चैप्टर है लॉसा और मौसा। अब ये लॉसा और मौसा जो कहता है चैप्टर, ये हमेशा इसका आप लोग क्या कीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा। क्या कीजिएगा? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि आप 2 से कटाइए, 3 से कटाइए, 5 से कटाइए, 7 से, 11 से, 13 से, इस प्रकार से आपको कटाना है। जैसे आपका दे दिया 10, 15, 20 और 25। हम इसका लॉसा निकालना चाहते हैं। आपको कटने का तो 10 से भी कट सकता है, लेकिन बिल्कुल 10 से नहीं काटना है। आप 5 से काटिए। 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 चौके 20। फिर आप 2 से कटाइए। 2 भी अभाज्य संख्या है, 1, 3, 2 और 2। फिर आप 2 से कटाइए, 3, 1 और 1। बाकी आप क्या कर लीजिए, एलसीएम का मतलब रनवे करते हैं, गुना कर लेना है। इन सभी का क्या करना है, गुना। 5 गुना 2 गुना 2 गुना 3। तो 5 गुना 10 गुना 20, अब 20 तिया कितना होता है, 60। इसका लॉसा क्या निकल गया, 60। अब देखिए, जब लॉसा अब जान गए तो हम इसी में पढ़ लेते हैं मौसा। मौसा क्या कहता है? मौसा कहता है हम सभी संख्याओं में, जोड़ में, घटा में, गुना में, लॉसा में, सभी में हम गुना के रूप में मौजूद है, लेकिन बड़ी से बड़ी वाली। ठीक है। जैसे आपका क्वेश्चन है 25, 30 और 15। अब इसका अगर आपको बोले कि मौसा निकाले, मौसा निकाले, तो हम इसको कैसे मौसा निकालेंगे? तो देखिए, 1 से भी कटता है तीनों, 1 से 25 भी कटेगा, 30 भी कटेगा, ऐसे भी 1 से सभी संख्या कट जाती है। वो तो बात सही है। अब आगे बढ़ते हैं तो 5 से देखते हैं। 5 से ये भी कटता है, ये भी कटता है और ये भी कटता है। अगर आप 15 लेंगे तो 15 से ये कटेगा, ये कटेगा, ये नहीं कटेगा। तो मौसा कहता हम सबको काटेंगे। तो ऐसा कौन सी संख्या हो जाएगी आपका? तो वो कितनी हो जाएगी, 5। तो इसका मौसा क्या हो जाएगा, 5। 1 भी आ रहा था, 5 भी आ रहा था। मौसा का मतलब होता है मौ से महत्तम होता है, महत्तम समापवर्तक। तो आपको हमेशा बड़ा वाला लेना है जो सबको काट दे, वही है महत्तम समापवर्तक। तो ये आपका एक चीज देख लिए। एक आपका गुणनखंड वाला जो होता है, जितना भी होता है, जैसे दशमलव वाला हो क्वेश्चन, दशमलव भिन्न वाला क्वेश्चन हो, पूर्णांक वाला क्वेश्चन हो, इन सभी को तोड़ेंगे। इन सभी को पहले क्या करेंगे, इन सभी को तोड़ेंगे। उसके बाद ऊपर नीचे कटता है तो काटेंगे। ऊपर नीचे यानी अंश और हर ऊपर नीचे कटता है तो काटेंगे। ये आप काम कर लेना है। ये आप काम करने के बाद आपको अगर लॉसा पूछा तो ऊपर वाले का लॉसा, ऊपर वाले का लॉसा और नीचे वाले का क्या कर देंगे, मौसा। ठीक है। ऊपर वाले का लॉसा, नीचे वाले का मौसा। अगर मौसा निकालने के लिए बोलेगा तो ऊपर वाले का मौसा और क्या करेंगे, नीचे वाले का लॉसा निकाल देंगे। नीचे वाले का क्या कर देंगे, हम लॉसा निकालेंगे। ठीक है। ये हमको काम करना है। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 1.25, 2.5 और 3.5। ये आपका क्वेश्चन हुआ। इसका हमको लॉसा भी निकालना है और मौसा भी निकालना है। पहले हम लॉसा निकालते हैं तो इसको पहले तोड़ेंगे। 125 बटा कितना कर देंगे, 125 बटा कितना कर देंगे, 10। और 35 बाय कितना कर देंगे, 10। ये कटता है तो काट देंगे। 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में, 5 से 5 बार में, 5 से 2 बार में, 5 से 7 बार में, 5 से 2 बार में।
अब अगर और भी कटता है तो काटेंगे, जब नहीं कटेगा तो हम बताए थे लॉसा का नियम, क्या बताए थे, ऊपर वाले का लॉसा और नीचे वाले का मौसा। तो ऊपर आपका क्या है 5, 5 और 7, तो बगल में अगर नहीं भी जानते हैं तो ऐसे करके आप क्या निकाल दीजिएगा, लॉसा निकाल दीजिएगा, 1, 1 और 7, 7 5 कितना आएगा 35, तो ऊपर कितना हो जाएगा 35 और नीचे मौसा। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो इन तीनों को काटती है, तो इन तीनों को कौन काटती है, 2 काटती है, 2 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा और ये, इसका आंसर क्या हो गया 35/2। अगर पॉइंट में पूछेगा तो भाग दे दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 2 1 का 2 7 14, 2 5 10, यानी आंसर कितना हो जाएगा 17.5 हो जाएगा। तो ये हो गया लॉसा। यही सवाल को हम क्या कर लेते हैं, मौसा के रूप में हमको निकालना है, तो फिर उसी प्रकार हम काम करेंगे, ठीक है, जिस प्रकार से यहाँ किए उसी प्रकार से ये काम करेंगे। जैसे आपको मौसा निकालना है तो 125 बटा क्या कर देंगे 100, 25 बटा कितना कर देंगे 10 और 35 बाई कितना कर देंगे 10। काट देना है, 25 से ये 4 बार में, 25 से ये 5 बार में, 5 से ये 5 बार में, 5 से ये 2 बार में, 5 से ये 7 बार में, 5 से ये 2 बार में। तो अब हमको मौसा निकालना है, तो मौसा के लिए क्या बताए थे, ऊपर वाले का मौसा और नीचे वाले का लौसा। तो ऊपर वाले का ऐसा कौन सी संख्या जो सबको काटती है, 1 लेते हैं तो 1 से 5 भी करता है, 5 भी करता है, 7 भी करता है, लेकिन 2 नहीं ले सकते हैं, 3 नहीं। तो आंसर ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर मौसा कितना हो जाएगा 1 और नीचे का लौसा क्या हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 1/4 या तो आंसर होगा, या नहीं तो अगर पॉइंट में बोलेगा तो भाग दीजिएगा, 0 4 दूना 8 और 4 5 20, यानी 0.25 इज द आंसर। तो ये हम लौसा मौसा का कुछ आपको टॉपिक बताएं, ठीक है, जिस पर आपको ध्यान देते रहना होगा। तो मौसा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सभी संख्या को वो काटती है, चाहे वो जोड़ में हो, घटा में हो और गुना में हो, चाहे भाग में हो। अब इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा चैप्टर औसत, जिसको हम लोग बोलते हैं एवरेज। ये हम कुछ बेसिक बता रहे हैं, सबका थोड़ा थोड़ा कुछ बता रहे हैं, तब आगे का सवाल पढ़ने में हमको आसानी मिलेगा, ठीक है। तो औसत में क्या होता है, इसका 2 ही आपका जो है फॉर्मूला है। एक औसत बराबर क्या होता है, कुल योग बटा क्या होता है, कुल संख्या। बस ये इसी फॉर्मूला पे सारा सवाल आपको बनाया जाता है। अब इसी में हमको ज़्यादातर सवाल कुल योग से बनाना है, ठीक है। तो कुल योग अगर आप निकालते हैं तो इसको यहीं छोड़ दीजिए, यह क्या चल जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा औसत गुना क्या हो जाएगा कुल संख्या। ये 2 फार्मूला आप जो है हमेशा याद रखें, ठीक है। तो औसत बराबर क्या होता है, कुल योग बटा क्या होता है कुल संख्या, और कुल योग बराबर क्या होता है औसत गुना संख्या। अब रही बात कि भाई औसत होता क्या है, तो औसत क्या होता है, 1 का वैल्यू होता है, 1 का दाम समझिए, 1 का वैल्यू, यानी कि 1 का वैल्यू होता है। जैसे 10 कलम का औसत 10 दिया है, इसका मतलब 1 कलम का दाम कितना हो गया 10, तो 10 कलम का दाम 10 दाइयाँ कितना हो गया 100। जैसे 5 व्यक्ति का औसत आयु 10 वर्ष दिया है, तो इसका मतलब हुआ कि एक व्यक्ति का आयु कितना हो गया 10 और 5 का मिला देंगे तो 5 दाइयाँ कितना हो जाएगा 50। तो ये हमको 1 का वैल्यू होता है औसत। अगर दिया है तो लिखेंगे, नहीं दिया है तो एक्स लेकर बनाएंगे। अब इसमें हम सवाल को कैसे देखते हैं, जैसे आपका 5, 10, 15 डॉट डॉट आपको ये दे दिया 100, और कहेगा कि इसका औसत निकालें। इसका औसत आपको निकालने के लिए बोल दिया है। तो औसत निकालने के लिए एक तो पहली बात योग करना पॉसिबिलिटी नहीं है, तो क्या कीजिए, तो अंतर क्या है, इसमें समान है अंतर, 5 बढ़ रहा है तो आगे भी क्या होगा 5 बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो जब अंतर समान हो, क्या हो, जब क्या हो अंतर समान हो, अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जब अंतर समान हो तो खाली फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को जोड़ दीजिएगा और 2 से भागा दे देना है। तो फर्स्ट वाला आपका कितना है देख लीजिए 5 है, और लास्ट वाला कितना है 100 है, 2 जोड़े हैं तो 2 से भागा, तो कितना हो गया 105, 105 बटा 2 कितना हो जाएगा 2 5 10, 2 दूना 4, 2 5 10, यानी 52.5 हो गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 इस प्रकार लेके गया, कितना मान लेते हैं 101 लेके गया, ठीक है। ये कोमा है,
ठीक है। तो ये आपको दिया था, क्या अंतर समान है, एक का अंतर है, सब में क्या है, एक का अंतर है। तो आपको सिर्फ कुछ करना नहीं है, इसमें फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ देना है और 2 से भागा देना है। क्या निकालने के लिए, औसत निकालने के लिए। 101 और 1 कितना होता है, 101 और 1 102, 102 को क्या कर देना है, 2 से भागा देना है, 2 5 10, कितना हो जाएगा इसका आंसर 51 हो जाएगा। जब क्या हो, अंतर समान हो तब। नहीं तो बाकी सब में जैसे आपको दिया 15, 45, 40 और 65, ये आपका क्वेश्चन है, पूछ दिया इसका औसत बताएं। ठीक है, इसका पूछ दिया आपको औसत, तब इसमें अंतर तो समान है नहीं, यहाँ देखिए अंतर समान नहीं है, तो इन सभी को जोड़ेंगे तो हमको क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो कुल योग बताए थे, कुल योग अब बटा क्या होता है, कुल संख्या होता है। कुल योग बटा क्या होता है, कुल संख्या होता है। तो क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, 15 जोड़ 45 जोड़ 40 और जोड़ 65, 1 2 3 4 संख्या है, 4 से क्या कर देना है, भागा दे देना है। अब देखिए जोड़ लीजिए, 15 और 45 60 हो गया, 60 40 100 हो गया, 100 और 65 कितना हो गया, 165, अब बटा कितना हो गया 4, इसको भाग दे देंगे। ठीक है, तो भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौके 16, 4 1 का 4, 4 दूना 8, 4 5 20, 41.25 इज द आंसर। तो इस प्रकार हम इसको औसत को देखेंगे। अब इसी में एक क्वेश्चन आता है, 10 व्यक्तियों की औसत आयु 40 वर्ष है, 40 वर्ष है। तो हम क्या बोले थे, औसत आयु का मतलब होता है एक का वैल्यू, यानी कि एक व्यक्ति की आयु कितनी है 40, तो हमको क्या निकालना है, 10 व्यक्ति का कुल योग निकालना है। तब इसमें आगे सवाल रहेगा, 5 व्यक्ति नए आ गए, 5 व्यक्ति नए आ गए तो औसत 45 हो गया, 45 हो गया। तो 5 नए व्यक्तियों की आयु का योग ज्ञात करें। आयु का जब योग आपको ज्ञात करने के लिए बोल देगा तो औसत कभी भी निकाल सकते हैं। आयु का योग ज्ञात करें, तो इस प्रकार के सवाल में देखेंगे। तो देखिए 10 का दिया है 40, तो हम क्या करेंगे, पहला मेरा काम क्या है, तो 10 का हम क्या निकालेंगे, कुल योग निकालेंगे। 10 का क्या निकालेंगे हम लोग, कुल योग। कुल योग क्या बताए थे, औसत गुना संख्या। औसत दिया है 40, संख्या कितना है 10, तो 10 गुना 40 कितना हो जाएगा 400। ठीक, 5 नया आ गया, तो अब आदमी कितने हो गए 15। फिर 15 का हम क्या निकालेंगे, कुल योग निकालेंगे। 15 का क्या निकालेंगे, कुल योग। तो 15 का कितना हो गया, 5 आने पर कितना हो गया 45, तो किससे गुना करेंगे, 15 गुना क्या कर देंगे, प्लस में क्या कर देंगे 15, तो 15 5 कितना होता है 75, हाथ में 7, अब 15 चौके 60 और 7 कितना हो गया 67, यानी कितना हो गया 675। अब इन दोनों का जो अंतर होगा वही ना नए व्यक्ति की आयु का योग होगा। तो इन दोनों का अंतर का मतलब बड़ा में से छोटा अब घटा लीजिए, आपका जो आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो 5 के 5 हो जाएगा, 7 के 7 हो जाएगा और 6 में 4 गया 2, यानी कितना हो जाएगा 275। अब इनका बोलेगा 5 नए व्यक्तियों की औसत आयु, तो कुल योग तो निकल गया, 5 से यह भागा देकर निकाल सकते हैं। तो ये आपका एवरेज का कुछ आपका चीज़ बताना था, बता दिए। अब एवरेज के बाद हम बताते हैं मिश्रण। तो मिश्रण होता क्या है, पहले जानिए कि मिश्रण होता क्या है। जब दूध, पानी, तांबा, जस्ता इन सबको मिलाते हैं तो अनुपात चेंज होता है। अनुपात चेंज होता है, चाहे हम कोई सामान को सस्ता में खरीदे, कोई सामान को महंगा में खरीदे, और उनको मिला देने पर दाम बढ़ जाता होगा या घट जाता होगा,
या उसको लाभ % पे बेचेंगे या हानि % पे बेचेंगे, इस प्रकार के सवाल को कहते हैं। ठीक है, तो इसका एगो नियम क्या है कि यहाँ आपका क्रय मूल्य, तो यहाँ भी क्या चाहिए, क्रय मूल्य, और यहाँ भी क्या चाहिए, क्रय मूल्य, यानी सेम चीज आपको चाहिए। कहने का मतलब कि 10 रुपया प्रति केजी कोई सामान खरीदे, दूसरा सामान 12 रुपया प्रति केजी खरीदे, दोनों को मिला दिया गया तो 15 रुपया उसका दाम हो गया। कितना रुपया दाम हो गया? अब 15 टका में उसका लागत पड़ गया, तो किस अनुपात में मिलाया गया? तो इनका अंतर 15 में इसको घटा लीजिएगा और यहाँ लिखिएगा, इसको घटा के यहाँ लिखिएगा। तो बताइए 15 और 12 में कितना के अंतर? 3, और 10 और 15 में कितना के अंतर? 5। यानी यह मिलाया गया 3 के अनुपात में और यह मिलाया गया 5 के अनुपात में। यार यही रखना है कि यहाँ पे आपको सेम लिखना है। और पानी का दाम नहीं होता, अगर दूध पानी का सवाल होगा तो दूध का दाम लिखाएगा, पानी का 0 लिखाएगा। और इस प्रकार हम अगर बेचा भी हुआ है, बेचा गया भी है सामान को, तो उसको क्रय मूल्य में लाकर हम यहाँ लिखेंगे, हम डिफरेंट नहीं लिख सकते हैं इस सवाल में। इस प्रकार के सवाल अब ये देने के बाद या तो इसका वैल्यू दे देगा कि नहीं 10 रुपया वाला 20 केजी या 30 केजी, तो 10 रुपया वाला 30 केजी है तो यानी ये सामने यानी 3 बराबर 30, यानी हम बोल सकते हैं 3 बराबर 30, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 10। तो अब बोलेगा कि 12 टका वाला कितना मिलाया गया, तो 10 5 कितना हो जाएगा? 50 केजी मिलाया गया। तो इस प्रकार से चाहे इसका दे चाहे इसका दे, तो वो बाद की बात है। ये हो गया आपका मिश्रण। बस इसमें थोड़ा सा जो है पॉइंट की चीज़ है, उस बात पर ध्यान दीजिएगा। अगर ऊपर दूध लिखते हैं तो नीचे पानी लिखिएगा, ऊपर सारा काम दूध का होगा, नीचे सारा काम पानी का होगा। ठीक है, अगर ऊपर ए का काम कर रहे हैं, नीचे बी का काम करते, ऊपर सारा काम ए का होगा, नीचे सारा काम बी का होगा। बराबर के उधर भी ए का ही काम होगा और नीचे बी का काम होगा। कहने का मतलब दूध आपका अगर 50 लीटर था और पानी आपका 10 लीटर था, दूध कितना मिलाया गया कि पानी हो गया 60%। तो पानी अगर 60% हो जाए तो कन्फर्म है दूध कितना हो जाएगा? 40%। कोई एक चीज़ देता है कोई, तो दूध कितना मिलाया गया नहीं पता, x मिलाया गया होगा। अब कहता है पानी मिलाया गया 90, तो 90 इसमें जोड़ दीजिएगा। तो जिसमें जोड़ने के लिए बोलिएगा जोड़ दीजिएगा, जिसमें घटाने के लिए बोलेगा घटा दीजिएगा। ऊपर सारा काम दूध का होगा, सारा काम नीचे पानी का होगा, यहाँ ऊपर सारा काम ए का होगा, नीचे सारा काम बी का होगा। इस प्रकार से सवाल बहुत आसान से ये बन जाता है। ये बेसिक है, बेसिक को बहुत मजबूत कीजिए। अब ये हम मिश्रण के बारे में बता दिए कि आपको मिलाने उलाने का सवाल होता है। अब आते हैं थोड़ा सा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका लाभ, हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य और छूट। छूट को ही हम लोग क्या कहते हैं? बट्टा कहते हैं, छूट या बट्टा। देखिए जब ये सब सवाल हो तो भाई लाभ, हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य, छूट, बट्टा, इन सब के बारे में पूरा अंदर से जानिए कि लाभ होता क्या है, हानि क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य क्या होता है। जब इस सब के बारे में हम जान जाएंगे तो सवाल को जब आगे हमको मिलेगा तो हम उस चीज़ को समझेंगे ना कि भाई क्रय मूल्य कहाँ है, विक्रय मूल्य कहाँ है, क्या चीज़ दिया है, क्या चीज़ निकालना है। जब हमको यही पता नहीं चलता है तब ना हम सवाल में अटक जाते हैं, ये सवाल अब आगे क्या करेंगे। देखिए कोई भी सवाल का एक कहीं ना कहीं पॉइंट होगा जहाँ से सवाल को पकड़ा जाता है, वो पकड़ना हमें सीखना है। वो जिस दिन पकड़ना हम लोग सीख गए तो सवाल हमारे सामने अपने आप चल जाएगी। मैथ एक ऐसा चैप्टर है कि टोटल चीज़ आपका दिया रहता है, थोड़ी थोड़ी चीज़ कहीं कहीं छोड़ दी रहती है। ठीक है, उसी चीज़ को पकड़ के सवाल को बनाया जाता है। ठीक है, तो या तो हम 100 से लेकर बना लेते हैं कभी कभी, या x लेकर, तो प्रयास करेंगे एग्जाम में 100 लेकर, और जहाँ नहीं 100 से बनेगा तो x, क्योंकि अब एग्जाम जो लेते हैं वो भी तो अब तेज हो गए हैं। देख रहे हैं कि शॉर्ट ट्रिक वाले बच्चे पढ़ के आए हैं, तो चलिए भाई शॉर्ट ट्रिक ठीक है, पढ़िए, अब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे जाके वो सवाल में थोड़ा सा घुमा देता है तो शॉर्ट ट्रिक वहाँ पे काम करना बंद कर देता है। तो कहीं कहीं यूज होता है, कहीं कहीं आपको जो है बेसिक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बेसिक पर आप ध्यान दीजिए रहिएगा।
ठीक है, सब कुछ ठीक कीजिए, बेसिक अपना ध्यान दीजिएगा। अब लाभ क्या होता है और क्रय मूल्य क्या होता है? लाभ जब आप कोई सामान को कम में खरीदिएगा और ज्यादा में बेचिएगा, तो खरीदने को ही बोलते हैं हम लोग क्रय मूल्य। हम लोग जो खरीदते हैं, कोई सामान को खरीदते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। या लास्ट में पड़ जाता है लागत मूल्य। लागत मूल्य क्या होता है? खरीदने के बाद एक्स्ट्रा जो आपका खर्च हो जाता है, भाड़ा हो गया या गाड़ी भाड़ा हो गया या रिक्शा भाड़ा हो गया, वो जो जुड़ जाता है, या रंगाई पोताई में जो एक्स्ट्रा हम खर्च डाल देते हैं, उसी को जब जोड़ देता है तो वो क्या बन जाता है? लागत मूल्य। ये तीनों एक ही चीज है। क्रय मूल्य खरीदते हैं जो खरीदना, और लागत मूल्य ये आपको क्वेश्चन में रहता है। तो ये अगर देता है तो लिखिए, और नहीं देता है तो 100 मान के बनाइए, नहीं तो x मान के बनाइए। अब हानि, अब विक्रय मूल्य क्या होता है? और जब आप कम में खरीदिएगा, ज्यादा में बेचिएगा, ज्यादा में खरीदिएगा और कम में बेचिएगा, तो बेचने वाले को चीज को क्या कहते हैं? हम लोग विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, ये लिखा रहेगा तो समझिए वो विक्रय मूल्य की बात कर रहा है। अब लाभ कब होगा? जब आप कम में खरीदिएगा, कम में क्या कीजिएगा? क्रय मूल्य कीजिएगा, और ज्यादा में क्या कीजिएगा? आप विक्रय कीजिएगा, यानी बेच दीजिएगा, तब आपको क्या होगा? लाभ होगा। इट मीन्स यही हुआ आपका कि लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य ज्यादा होना चाहिए, यानी बेचने वाले का दाम ज्यादा होना चाहिए, विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हानि कब होगा? अब आपको हानि कब होगा? जब आप ज्यादा में क्या कीजिएगा? खरीदिएगा। जब ज्यादा में आप खरीदेंगे और कम में क्या करेंगे? आप बेचेंगे, तब आपको समझ जाइए कि आपको अब क्या होने वाला है? आपको हानि होने वाला है। तो इसलिए हानि बराबर क्या हो जाता है? अब क्रय मूल्य आपका ज्यादा हो जाएगा, तो क्रय मूल्य माइनस क्या होता है? विक्रय मूल्य। ठीक, अब इसी को हम लोग अंतर बोलते हैं। अंतर बड़ा में से छोटा घटाता है तो अंतर कहलाता है। अब ये लाभ हानि हमेशा रुपया पैसा में आंसर आएगा, लेकिन जब परसेंटेज की सवाल आएगा तो लाभ परसेंट बराबर, बोलिए क्या बताए थे पिछला क्लास में? अंतर गुना 100 बटा कम। देखिए लाभ हुआ ना आपको, और लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। जब तक क्वेश्चन में बोले नहीं कि विक्रय मूल्य पर हुआ, तब तक हम इस बात को नहीं कहेंगे कि जो है विक्रय मूल्य पर लाभ होता है। लाभ हानि हमेशा आपको क्रय मूल्य पर होगा। जब तक आप सामान खरीदेंगे नहीं तो आपको लाभ हानि का पता कैसे चलेगा? तो आप पहले खरीदेंगे, कम में बेचिए, ज्यादा में बेचिए, वो आपका मामला है। उसके बाद आपको मालूम चलेगा कि हमको लाभ हुआ या हानि हुआ। ठीक है, तो लाभ परसेंट बराबर क्या होता है? अंतर गुना 100 बटे कम। तो आप बताइए कि हानि परसेंट बराबर क्या होगा? यहाँ जब कम लिखे हैं लाभ पे, तो हानि पे यहाँ पे क्या लिखाएगा? अधिक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अंतर गुना 100 अब बटा क्या हो जाएगा? अधिक। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं कि जब हम बोले हैं कि क्रय मूल्य पे ही आपका लाभ हानि बोल रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, यहाँ हमेशा क्रय मूल्य ही आ जाएगा। आप ये भूल जाइए कि वहाँ पे क्या आएगा, आप क्रय मूल्य ही आपके आने वाला है। हानि होगा मतलब ज्यादा में खरीदे होंगे, तब ना यहाँ क्रय मूल्य हो गया। लाभ होगा इसका मतलब कम में खरीदे होंगे, इसलिए यहाँ पे कम लिखा गया। ठीक है, ये आपका हो गया। क्रय मूल्य पता हो गया, विक्रय मूल्य। अब अंकित मूल्य क्या होता है? इतने चीज में सब कुछ है। अंकित मूल्य क्या होता है? कोई भी चीज को ज्यादा दाम रखा जाता है। ठीक है, अंकित मूल्य। ठीक है, इसको हम लोग सूची मूल्य बोलते हैं, या अन्य भाषा में MRP भी बोलते हैं। ठीक है, ये ज्यादा दाम ज्यादा लिखा रहता है और इसी पे छूट देता है। जब भी छूट की बात करेगा तो अंकित मूल्य, सूची मूल्य, MRP पर ही छूट देने की बात करता है दुकानदार। जैसे 500 रुपया कोई सामान का दाम रखा, तो ये दाम जो रखा ये क्या हो गया? अंकित मूल्य। जैसे यह बोलता है कि हम 10% का छूट देंगे, तो भाई 10% का छूट आप दीजिएगा, तो हमको तो 90% ही देना है, चाहे 500 हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, 2 टका, 3 टका, 10 टका, 5 टका, कुछ भी हो। आप जितना छूट दीजिएगा वो माइनस होगा और 100 में घट के वो लिखाएगा।
इसका मतलब कि 500 का हम क्या निकालेंगे, 90% निकालेंगे। तो 9 6 9 5 कितना होता है, 45। यानी आप हमको कितना में सामान दीजिएगा, 450 रुपया में सामान बेचिएगा, दुकानदार बेचेगा। तो इसका यही हो गया छूट का मतलब। अब छूट बराबर क्या होता है, अंकित मूल्य हमेशा ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। अंकित मूल्य से क्या माइनस होगा, विक्रय मूल्य। यहाँ क्रय मूल्य नहीं आएगा, छूट में क्रय मूल्य नहीं आएगा, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब छूट परसेंटेज निकालने का मन है तो आप क्या कीजिएगा, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य अगुना 100। छूट किस पे मिलता है, अभी बताए हैं, छूट हमेशा किस पे मिलता है, तो अंकित मूल्य पे मिलता है। तो नीचे क्या लिखाएगा, अंकित मूल्य। ठीक है। इतना होने के बाद जो मेन पॉइंट है उस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। मेन पॉइंट, लाभ परसेंट या हानि परसेंट होता किस पर है, ये आप हमेशा याद रखिएगा, होता है किस पे, क्रय मूल्य पे। ठीक। और छूट हमेशा, छूट परसेंट या बट्टा परसेंट हमेशा किस पे होता है, तो ये आपको हमेशा याद रखना होगा, ये किस पे होता है, अंकित मूल्य। ठीक। ये आप हमेशा ये 2 पॉइंट को याद रखिएगा, क्या कि इसी पे सवाल होता है। अगर 100 में बढ़ा दिए कोई भी परसेंटेज तो क्या बनेगा, विक्रय मूल्य ही बनेगा। अगर हानि हुआ तो 100 में परसेंटेज घटेगा, चाहे 10% 20%, तो भी क्या बनेगा, विक्रय मूल्य ही बनेगा। मेन पॉइंट हम बताने जा रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि क्रय मूल्य का लाभ परसेंट या हानि परसेंट क्या बनाएगा आपको, विक्रय मूल्य। मतलब कि 500 का 500 रुपया में खरीदे हैं, 10% का लाभ हुआ, तो 500 का 110%। हम क्या बताए हैं, लाभ होगा तो प्लस, हानि होगा तो माइनस, वृद्धि होगा तो प्लस, कमी होगा तो माइनस। बनेगा क्या, विक्रय मूल्य। या तो ये देगा तो ये पूछेगा, ये देगा तो वो पूछेगा, ये और ये देगा तो ये पूछेगा, ये और ये देगा तो ये पूछेगा, ये देगा ये देगा तो ये पूछेगा। यही 4 चीज घुमा फिरा के पूछते रहता है आपको। तो बताइए, तो क्रय मूल्य का लाभ परसेंट, इसका मतलब हुआ कि जैसे 10% का लाभ हुआ और 610 टका में बेचा, तो 10% का क्या हुआ जी, हमारा लाभ हुआ, और कितना में बेचा, 610 रुपया में बेचा। तो हम अभी क्या बताए थे, प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 110% बराबर कितना लिखेंगे, 610 लिखेंगे। 666 कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आसान हो जाता है। 666, तो 0 0 खत्म हो गया, 11 6 के कितना हो गया, 66। यानी 1% का वैल्यू कितना आ गया, 6। इसलिए 100% का वैल्यू कितना आ जाए, एक कलम का दाम 6 टका, तो 100 कलम का दाम 600। यानी इसका क्रय मूल्य कितना था, 600 रुपया। यानी 100% जो ये बढ़ाए हैं घटाए हैं, ये 100% कौन है, तो ये कौन है, क्रय मूल्य है। कोई दिक्कत, तो इतना तक समझ में आ गया। अब अंकित मूल्य क्या होता है, तो अंकित मूल्य, ठीक है, अंकित मूल्य का छूट परसेंट, अंकित मूल्य का छूट परसेंट हमेशा क्या बनाएगा, विक्रय मूल्य। तो ये आप पॉइंट को कुछ याद रखिएगा। जैसे 700 रुपया दाम रखा गया था और 10% का छूट, मतलब 90%। अब बताइए क्या बनेगा, अभी हम बताए हैं आपको कि अंकित मूल्य का छूट क्या बनाएगा, विक्रय मूल्य बनाएगा। तो 9 7 कितना हो जाएगा, 63, यानी 630 रुपया में क्या किया है, वो बेचा है। अब इसके बाद इसको लाभ होगा या हानि होगा, तो लाभ हानि अब होने वाला किस पे है, क्रय मूल्य पे। तो अभी हम बताए हैं क्रय मूल्य का लाभ परसेंट हानि परसेंट क्या लिखाएगा, विक्रय मूल्य। अब ये 630 टका यहाँ आएगा और आगे आकर 10% लाभ बोलेगा, तो क्रय मूल्य मान लीजिएगा, क्रय मूल्य का 110% बराबर 630 लिखकर बना लीजिएगा सवाल को। तब आपका क्रय मूल्य भी निकल जाएगा, लाभ भी निकल जाएगा। लाभ हुआ तो लाभ निकलेगा, हानि होगा तो हानि निकलेगा। तो ये लाभ हानि क्रय मूल्य जितना था। अब आता है एक साधारण ब्याज।
जिसे हम लोग अपने घर की भाषा में जो अगल बगल जो पैसा लेते हैं 2%, 3%, 10%, 20%, जो भी लेते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, साधारण ब्याज। और ये फिक्स होता है कि भाई 10% ले रहे हैं, चाहे 2 साल का लेना हो, 3 साल का लेना हो, 5 साल का लेना हो, ये फिक्स होता है। तो साधारण ब्याज एक ही फॉर्मूला आप याद रखिएगा। ब्याज को हम लोग सूद भी कहते हैं, लाभ भी होता है, इसको लाभ भी कहा जाता है। जैसे 500 रुपया लगाएं और 550 टका आपको कोई दे रहा है तो 50 टका उसमें से क्या है, आपका ब्याज है, सूद है, लाभ है। तो लाभ हानि के सवाल में हम लाभ बोलते हैं, और साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल में इसे 50 टका को क्या बोलते हैं, ब्याज बोलते हैं, सूद बोलते हैं, यही बोलते हैं। लैंग्वेज का फर्क है और कुछ भी नहीं है मैथ में। उस भाषा में वहाँ पे कुछ और बोलते हैं और यह चैप्टर में आते हैं तो कुछ और बोलते हैं। तो बताइए ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर, अब बटा क्या होता है, 100। अब मूलधन क्या होता है, मूल का मतलब मूल, मूलधन क्या होता है, जो भी आप पैसा किसी को दिए या किसी से लिए, कर्ज के रूप में दिए होंगे चाहे कर्ज के रूप में लिए, वही आपका मूलधन है। मूलधन देता है तो लिखिए, नहीं देता है तो वही मूलधन को छोड़ दीजिए। मूलधन 1 टका भी हो सकता है, 1 पैसा भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 5 लाख भी हो सकता है, डरने की कोई बात नहीं है। समय 10 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 2.5 वर्ष, 5 वर्ष, 3.5 वर्ष, कुछ भी। दर 2%, 3%, 0.1%, 0.2%, 1.5%, कुछ भी लिखिएगा आप, लिखिए, सवाल को बनाइए। अब इसमें ब्याज है, मूलधन है, समय है, दर है, तो 4 गो चीज में 3 चीज देगा, चौथा चीज आपसे पूछेगा। हम बेसिक बता रहे हैं, हम पूरा भी डिटेल नहीं जा रहे हैं, हम बेसिक बता रहे हैं। तो आपको मैथ का सारा चैप्टर के बारे में थोड़ा सा जब नॉलेज हो जाएगा तब आप जब पढ़िएगा तो फुल्ली समझ में आएगा ना कि क्या क्या सवाल में है। तो ब्याज हो गया। जैसे एक सवाल को हम लेते हैं कि हमने 500 रुपया किसी व्यक्ति को दिया, 10% रेट मतलब दर, 10% पे दिया, तो 5 वर्ष में वह हमें कुल कितना देगा। अब यहाँ जब कुल राशि की बात करेगा, कुल राशि कितना देगा, अब क्या क्या लिखता है, कितना देगा, कितना होगा या हो जाती है, ये सब जब लिखेगा तो समझिए किसकी बात कर रहा है, मिश्र धन। और मिश्र धन नाम से ही चलता है, मिलाया गया है। तो क्या मिलाया गया है, जो पैसा दिए हैं उसे कहते हैं मूलधन, और जो एक्स्ट्रा पैसा देगा तो उसे क्या कहते हैं, ब्याज। इन दोनों को जोड़ने पर जो प्राप्त होगा वही आपका क्या हो गया, मिश्र धन। ठीक है। तो आपसे क्या पूछा, कुल राशि। तो पहले हम कभी पहले हम ब्याज निकालते, हमको मिलेगा कितना। तो बताइए ब्याज बराबर क्या बताए हैं, मूलधन तो 500 गुना 10 गुना 5 बटा 100, काट कूट करेंगे, 5 25 गुना 10 यानी 250 रुपया हमें क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। पैसा दिए कितना थे, 500, तो आपको कुल राशि वो कितना लौटाएगा, चाहे पैसा लौटाए चाहे कुछ दे, बाकी में रख ले गिरवी में, तो वही गिरवी जो एक्स्ट्रा बचा वो एक्स्ट्रा बोलते हैं, गिरवी पर कितना रखा। तो 500 पहले का मूलधन और 250 अभी का ब्याज, हमको 500 प्लस 250 यानी 750 रुपया दीजिए, यही हो गई कुल राशि। तो कभी लिखता है साफ साफ मूलधन क्या होगा, और कभी नहीं तो क्या लिखेगा, कुल राशि लिखेगा। तो समझिए कि आपसे क्या मांगा, मूलधन मांगा। सेम इसी को आगे बढ़ जाते हैं किसमें, सीआई में, जिसे हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज, अब चक्रवृद्धि ब्याज कहाँ चलता है, चक्रवृद्धि ब्याज कहाँ चलता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बैंक में, बिजली विभाग में, चाहे कोई लेना भी चाहता है चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये क्या करता है, जो आप 500 रुपया दिए अगर 10 टका ब्याज दिए तो 510 टका हो गया, फिर 510 टका का ब्याज चलेगा, फिर उसका अगर 11 टका होता है तो फिर 510 टका में 11 टका जोड़ देता है, फिर उसका ब्याज चलता है। तो ये ब्याज का ब्याज क्या कहलाता है, चक्रवृद्धि ब्याज, यानी चक्री की तरह माथा घुमाएगा आपको।
ठीक है। तो इसमें क्या निकालेंगे हम, चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन गुना 1 प्लस R बटे 100 टू दी पावर। हम फार्मूला लिखा रहे हैं, आगे के जब सवाल जब पढ़ेंगे बहुत शॉर्ट तरीका है, लेकिन हम देखिए मेरा मकसद सिर्फ एक है कि पहले तो जड़ को ठीक करेंगे, उसके बाद शॉर्ट होगा, ठीक है। अब ये मूलधन नीचे आ भी सकता है, हम पूरा मैथ की कंडीशन बता रहे हैं। अगर आपको मूलधन दिया है, दर दिया है और समय दिया है, तो आपसे क्या पूछेगा, मूलधन पूछेगा। अगर मूलधन मालूम चल गया तो हमेशा आप ब्याज निकाल सकते हैं। बताइए ब्याज बराबर क्या होगा, ज्यादा पैसा कौन होता है, तो ज्यादा पैसा तो मूलधन होता है, और कम पैसा क्या होता है, मूलधन होता है। यानी आप हमेशा याद रखिएगा ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन माइनस मूलधन होता है। क्या होता है, मूलधन माइनस मूलधन होता है। ये हम बता दिए। जैसे 5 गुनी हो गई, 6 गुनी हो गई, 7 गुनी हो गई, 8 गुनी हो गई, 9 गुनी हो गई, जैसे बोलेगा तो 5 गुनी हो गई, इसका मतलब मूलधन कितना था, 1 टका था। ये क्या हो गया, मूलधन कितना हो गया, हो जाता है, हो जाती है, क्या बताए हैं, मिश्रधन। तो बताइए इन दोनों का अंतर कितना होगा, 4 टका। ये 4 रुपया क्या है, मेरा ब्याज है। समझ में आ गया। कोई भी गुना गुनी के सवाल में ढेर गुना, चाहे गुना 1.44 गुना 1.55 गुना, हमेशा मूलधन 1 लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। रखिएगा, अपने आप सवाल बन जाएगा, एक्स फैक्स मत रखिएगा, ठीक है। ये आज बात पर ध्यान दीजिएगा। तो चक्रवृद्धि में बराबर क्या होता है, मूलधन गुना 1 प्लस R बटे 100 टू दी पावर T। T का मतलब क्या हो गया, समय। अब ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन माइनस, हमेशा मूलधन निकालिए अब और मूलधन में घटा दीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा इसमें। तो हम बताए थे तो चक्रवृद्धि मूलधन, तो मूलधन नीचे आ सकता है, नीचे मूलधन लिख दीजिएगा, मूलधन दिया है तो बराबर 1 प्लस R बटे क्या हो गया 100 टू दी पावर कितना T, ठीक। अब ये अगर 2 वर्ष दिया यहाँ पे तो ये स्क्वायर होगा, किसी ना किसी को काट कूट करके देख लीजिएगा। अगर यहाँ 3 दे दिया, 3 वर्ष दे दिया तो ये क्यूब होगा, किसी ना किसी का 2 का क्यूब, 5 का क्यूब, 10 का क्यूब, 500 क्यूब, 600 क्यूब होबे करेगा। और उसके बाद ऊपर ऊपर सेम तो ऊपर ऊपर कट जाएगा, नीचे नीचे सेम तो नीचे नीचे को काट दीजिएगा। उसके बाद जो निकालना है निकाल। इसको सॉल्व करने अबे करता है 100 गुना 100 होगा प्लस R, 100 प्लस R बटे 100। जैसे मान लिए एक सवाल आया यहाँ 2 वाला, मान लिए कि 2 वर्ष दिया है और दर पूछ रहा है, आपसे दर पूछेगा, या तो दर पूछेगा या तो समय पूछेगा। यहाँ मान लेते हैं आपको दे दिया 441, अने तो काट कूट के आया, और यहाँ कितना हो गया 400। ये स्क्वायर है ना, ई हो स्क्वायर होगा, ये 21 के है 20 के, 21 का स्क्वायर 441 और 20 का स्क्वायर, तो यानी 21 बटा 20 लिख देंगे, क्या कर देंगे स्क्वायर, यहाँ 100 प्लस R बटे 100। देखिए ऊपर सेम तो काट दीजिए, नीचे क्या बचा, तो 20 से ये कटिए जाएगा 5 बार में, 5 चलिए जाएगा, 5 1 का 5 दूना 10, और यहाँ कितना आ गया 100। कितना के अंतर दोनों में दिखाई दे रहा है, 5 का, इसलिए दर कितना निकल गया आपका 5%, ठीक है। तो ये SI के बारे में कुछ बेसिक बता दिए। अब थोड़ा सा चलते हैं एरिया, जिसको हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल में सब कुछ के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। ये हो गया मेरा ट्रायंगल, ये हो गया मेरा वर्ग, थोड़ा थोड़ा जानेंगे, ज़्यादा नहीं जानेंगे, ज़्यादा बाद में। ये आयत, ये आपका वृत्त, थोड़ा थोड़ा चीज जानेंगे, ठीक है। अब त्रिभुज जो है, त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरा हुआ को क्या कहा जाता है, त्रिभुज। 4 भुजाओं से घिरा हुआ को क्या कहा जाता है, आयत। आयत भी कई प्रकार का है, समांतर, समचतुर्भुज, समलंब, वर्ग,
आयत, सब ये आयत का ही चतुर्भुज। चतुर्भुज 4 भुजाओं से घिरे वाले को क्या कहते हैं? चतुर्भुज। चतुर्भुज कई प्रकार का होता है, आयत होता है, वर्ग होता है, समलंब होता है, समचतुर्भुज होता है, समांतर होता है, ये सब चतुर्भुज के प्रकार हैं। त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरे वाले को क्या कहते हैं? त्रिभुज। घिरने का मतलब होता है इन सबको जोड़ेंगे तो परिमाप बनेगा, इनको जोड़ेंगे तो परिमाप बनेगा, इनको जोड़ेंगे तो परिमाप, लेकिन इनको जोड़ नहीं, इनको नापा जाता है। यहाँ से अगर नापना चालू किए, यहाँ से अगर नापना चालू किए तो ऐसे 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, तो 1 चक्कर 1 परिधि, 2 चक्कर 2 परिधि, 3 चक्कर 3 परिधि, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? दूरी। क्या कहते हैं इसको? दूरी। तो परिमाप को ही हम लोग दूरी कहते हैं। जैसे ऐसा भी कोई रनिंग करता होगा, यहाँ से ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे आया, तो ये सबको जोड़ दीजिए, परिमाप कहिए चाहे दूरी कहिए। इसको भी कोई ऐसे भी रनिंग करता होगा, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, इन चारों भुजाओं को जोड़ दीजिए या उसको दूरी कह देते हैं। ऐसे भी होगा, ये और ये बराबर है, इससे गया, ऐसे गया, तो ये 1 चक्कर 1 परिमाप, 2 चक्कर 2 परिमाप। कोई दिक्कत? तो अब त्रिभुज में कई प्रकार का फॉर्मूला है, तो त्रिभुज का थोड़ा सा हम चलते हैं। ये समकोण त्रिभुज है। हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? कर्ण, और नीचे क्या होगा? ये आधार, और ये क्या होगा? आपका लंब, जिसको हम शीर्ष लंब भी कहते हैं। कर्ण, त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, तो कर्ण हमेशा क्या होता है? बड़ा। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट लंब का स्क्वायर और जोड़ आधार का। अब बाकी जो चीज को निकालना है कर्ण में से घटेगा, क्योंकि कर्ण बड़ा होता है, उसी में से सब घटेगा। जैसे आपको आधार निकालना है तो अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर। अगर आपको लंब निकालना है तो क्या करना है? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार। ये सब बेसिक हुआ, ये सब हमको चाहिए, एकदम कंठस्थ चाहिए। ठीक है, अब ये समकोण त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार अगुना क्या होता है? शीर्ष लंब होता है। कोई दिक्कत? ये लंब हुआ, शीर्ष लंब हो गया। ये आपको याद रखना होगा। एक होता है समबाहु। समबाहु की मतलब जिसकी सभी भुजा क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, तो पहले हम इसको समकोण त्रिभुज को हम जान गए। अब ये क्या है मेरा? तो ये त्रिभुज हो गया। अब इसमें भी आपका कई प्रकार का त्रिभुज है। अभी समकोण बताएं। अब ये क्या बता रहे हैं? समबाहु, जिसकी सभी भुजा क्या होती है? बराबर। ए ऑल साइड्स आर इक्वल, दैट कॉल इज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा क्या होती है? बराबर। इसका मतलब हम क्या करेंगे? इसका हम परिमाप करेंगे। इसका हम क्या करेंगे? परिमाप करेंगे। तो बताइए, परिमाप बराबर जो ए बोलिए क्या हो जाएगा? 3a। कोई दिक्कत? परिमाप हो गया। अब आपको अगर क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। इसका अलग √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का हो गया, समकोण का बता दिए। अब एक विषमबाहु होते हैं, तो विषमबाहु मतलब साफ हम लोग से अलग होता है, और जो अलग होता है मानी हीरो है। तो इसलिए इसमें क्या लगता है? ये ए होते हैं, ये बी होते हैं, ये तीनों भुजाएं असमान होती है। तो बताइए, इसका परिमाप निकालने के लिए बोलेगा तो a + b + c कर दीजिएगा। लेकिन हमको इसका परिमाप तो निकालिए, लेकिन हमको निकालना क्या है? अर्ध परिमाप, जिसको हम बोलते हैं s। a + b + c/2। इसका इसलिए काम है क्योंकि हीरो का फार्मूला का सूत्र होता है। तो अब इसका क्षेत्रफल अगर निकालना है तो होता है √s × s - a s - b s - c। चाहे दूगो बराबर हो और चाहे कुछ हो, कोई दिक्कत नहीं है, इस पर सेट कीजिएगा, बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा त्रिभुज का कुछ बेसिक। अब थोड़ा सा चलते हैं हम वर्ग का बेसिस। ये हो गया वर्ग, जिसकी सभी भुजा क्या होती है जी? बराबर। यानी इसका सब क्या होगा? मेरा क्या होगा? बराबर होगा। ये ए। तो बोलिए परिमाप क्या हो जाएगा इसका? a + a + a + a, बोलिए 4a।
इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बता दीजिएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। आयत निहन देखने में लगता है एक लंबाई चौड़ाई बराबर है, इसलिए ए गुना ए क्या होता है, हम लोग याद करके रखे हुए ए स्क्वायर होता तो यही है। इसका विकर्ण होता है ये विकर्ण, तो सबसे बड़ा तो विकर्ण होता है किसी का भी, तो ये क्या होता है a√2 होता है। इसका ये हो गया। अब एगो विकर्ण के अनुसार भी क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, तो क्या होता है विकर्ण का स्क्वायर बटा 2। 5 बार 6 बार देखिएगा, ये पूरा बेसिक है मैथ का। आर्मी वाला सब एग्जाम तो ऐसे ही इसको पढ़ के ही निकल जाएगा आपका, जितना आपको हम बता दिए। ठीक है, तो विकर्ण बराबर क्या हो गया a√2, क्षेत्रफल बराबर, खाली रखिएगा मान निकलेगा। ये हो गया विकर्ण, ये वर्ग हो गया। अब थोड़ा चलते हैं आयत के बारे में। ये हो गया आयत। अब आयत क्या कहता है कि हम आमने सामने की भुजा क्या है बराबर हैं, तो समझ जाइए किसकी बात कर रहा है, आयत की बात कर रहा है। तो आयत में की लंबाई ज्यादा होता है तो इसको L कहते हैं, तो चौड़ाई कम होता है इसको B कहते हैं। अगर जोड़िएगा तो इहो L होगा इहो B होगा, तो 2 गो B 2 गो L, तो वैसे भी जोड़ सकते हैं। तो बताइए इसका परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, L प्लस L प्लस B प्लस B, तो 2 गो L और 2 गो B। ऐसी को एग्जाम में किताब में लिखल है फॉर्मूला में 2 × L प्लस B। झूठों को याद करने का, जोड़ लीजिएगा चारों भुजाओं को। हो गया परिमाप, एक परिमाप 1 चक्कर, 2 परिमाप 2 चक्कर, 3 परिमाप 3 चक्कर। अगर आपको क्षेत्रफल निकालने का मन है तो जैसे पीछे पर है लंबाई गुना चौड़ाई, तो एक रो में होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो क्या हो जाएगा L गुना B। ये हो गया परिमाप। ठीक है, तो ये परिमाप हो गया, ये क्षेत्रफल हो गया। अब थोड़ा सा चल जाते हैं हम लोग किसके पास, वृत्त के पास। ये हो गया वृत्त। वृत्त, दुनिया में कोई भी वृत्त बिना त्रिज्या का बिना चाप का हम खींच ही नहीं सकते हैं। इसमें जीवा होती है, जीवा। अब जीवा क्या होती है वो देखते हैं। ये केंद्र है सेंटर, सेंटर से जो भी सबसे बड़ी चली गई आर पार चली गई, यही सबसे बड़ी क्या होती है जीवा, सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा। और सबसे बड़ी जीवा ही क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। और व्यास के ही आधा क्या होता है, व्यास के ही आधा क्या होता है, हमेशा त्रिज्या होता है। तो दुनिया भर के बनेगा जीवा, खींचते रहिए बैठ के दिन भर, ये सब क्या है जीवा है। तो बोलेगा सबसे बड़ी जीवा कौन सी होगी, तो वो कौन होगी, व्यास। इसका भी यहाँ से रनिंग 1 चक्कर 1 परिधि, 2 चक्कर 2 परिधि, 3 चक्कर 3 परिधि। परिधि को हम लोग पीछे में परिमाप पढ़े हैं, इसमें परिधि कहता है, में परिमाप कहता है। एक ही बात को 10 जगह 10 किस्म के बोलेगा जोटो के। तो हो गया ये। तो बताइए इसका परिधि बराबर हम क्या कहेंगे, 2πr। क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है इसका, πr का स्क्वायर। अब एक में 2-3 गो वृत्त खींच देता है, 2 गो वृत्त, एगो हाई वृत्त एगो हाई वृत्त। अब बताइए 2 गो वृत्त है तो क्या दिक्कत है, हाई छोटकी त्रिज्या, हाई क्या हो गया बड़की त्रिज्या। हाई क्या हो गया रास्ता चौड़ाई, ये बड़का में से छोटका घटा दीजिए तो रास्ता की लंबाई, बड़का क्षेत्रफल में से छोटका क्षेत्रफल घटा दीजिए तो रास्ता का क्षेत्रफल निकल गया। बस बड़का का क्षेत्रफल में क्या होगा बताइए, πr का स्क्वायर माइनस पाई छोटकी r का स्क्वायर। बोलिए बड़ा में से छोटा, हाई बड़का में से हाई काट लिए तो क्या बचा, रास्ता। तो ये किसका क्षेत्रफल है बता दीजिए, रास्ता का क्षेत्रफल है। किसका है ये, रास्ता का। अब बोलेगा रास्ता की चौड़ाई बता दीजिए, रास्ता की क्या पूछ रहा है आपको, चौड़ाई पूछ रहा है रास्ता की। तो चौड़ाई का मतलब बड़का में त्रिज्या में से छोटका को माइनस कर देंगे, ये है ना चौड़ाई है जी। तो क्या करेंगे, बड़ी आर में से छोटी।